Assalamu alaikum. My name is Huzaifa Khalid and today in this video we will discuss these most important 7 questions. अगर हम LLB की बात करें तो पार्ट 3 का ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उसमें यूके कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें CSS, PMS, FIA, तो इनमें अगर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को देखेंगे तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो सकती है लेकिन बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें जो LLB के बच्चे हैं उनके 7 क्वेश्चंस जो कि 20-20 नंबर का एक एक क्वेश्चन कहें तो फिर भी एक वीडियो शॉर्ट होगी तो ये वीडियो कवर होगी। और अगर बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो बच्चे हैं अगर वो अपना कंप्लीट करना चाहते हैं या इसमें जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं वो लेना चाहते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पे भी देख सकते हैं, 1.5x पे देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में बड़ी जगह पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो मैंने सबको डिटेल में बताया है। तो चले इस वीडियो को हम वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमें ये जानने को मिलता है कि ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसमें जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, यूनिटरी सिस्टम भी है और इसके साथ ही साथ मोनार्की भी है। जैसे कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में फेडरेशन है और इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है। अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये इसकी जो नेचर है वो एवोल्यूशनरी ग्रोथ, मतलब ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये कब से स्टार्ट हुआ सभी को पता है कि ये मैग्ना कार्टा 1215 ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और आज तक जो कोई भी ज्यूरिस्ट मतलब जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्ट है या थ्योरिस्ट है, अगर वो कोई ऐसा पॉइंट देता है जो वाकई वैलिड होता है तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो जाता है। तो इससे साबित ये होता है कि हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो मुकम्मल नहीं हो सकते कभी भी। मैक्सिमम हम कर सकते हैं, जितने भी हम कर लेंगे इसलिए करेंगे कि जो एग्जामिनर है वो पेपर को देखे और अच्छे मार्क्स दे दे कि बच्चे ने वाकई तैयारी की है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे बेसिक बात है ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि फीचर्स वाले क्वेश्चन में मैं इसे कवर करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ, मेन डिफरेंस। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक अनरिटन। आप लोग क्या समझते हैं, जो रिटन है वो लिखा हुआ, जो अनरिटन है वो ना लिखा हुआ? ऐसा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और वो भी रिटन फॉर्म में आपको मिलेगा। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन फॉर्म में आपको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एवोल्यूशनरी होता है, मतलब वो दिन ब दिन बढ़ता रहता है, कोडिफाइड शेप में मौजूद नहीं होता। जैसे कि अगर पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो 40 से 49 तक जो आर्टिकल्स होते हैं वो डील करते हैं प्रेसिडेंट की पावर से, लेकिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो कोई कोडिफाइड शेप मौजूद नहीं है। कोई भी राइट्स की बात कर लेता है, कोई भी आज़ादी की बात कर लेता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन के 6 पॉइंट्स हैं, उन 6 पॉइंट्स को आप अगर मिला दें तो इसकी डेफिनेशन मुकम्मल हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन प्लस जो फंडामेंटल लॉ होता है वो मौजूद होता है। उसके बाद ये रिटन फॉर्म में हो या अनरिटन, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है कैरेक्टर एंड कंसेप्शन ऑफ गवर्नमेंट। कैरेक्टर कंसेप्शन ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट किस तरह की होगी, उसका कैरेक्टर क्या होगा। ये 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट आता है बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि एक कंट्री में, एक स्टेट में जो ओबेड होते हैं वो वाले बेसिक प्रिंसिपल्स। 5वां पॉइंट हमारे पास आता है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको लिमिट करना, उनको रेगुलेट करना, ये सब काम करना इसके कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल लॉ है वो अगर ये सारे काम कर ले तो उसके बाद ही वो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। और लास्ट पे हमारे पास आता है एक्सरसाइज करना सोवरेन पावर्स। जो ये 6 पॉइंट्स को अचीव करता है, जो फंडामेंटल लॉ है, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन और जो फंडामेंटल लॉ है एक नेशन का, उसके बाद वो रिटन फॉर्म में हो या अनरिटन फॉर्म में,
तीसरे नंबर पे जो गवर्नमेंट है उसका वो करैक्टर या कंसेप्शन डिफाइन करे। उसके बाद जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एक नेशन के अंदर उन्हें वो ओबेड करे। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं मतलब जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करे, लिमिट करे, उनकी जो पावर्स है उसे लिमिट करे या उन्हें रेगुलेट करे, ये सब काम करे। उसके बाद वो सॉवरेन पावर भी रखता हो, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट हमारे पास आता है वो है इसके सोर्सेज। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि अनलिमिटेड सोर्सेज है क्योंकि ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहले लीगल सोर्सेज। लीगल सोर्सेज में जो सबसे पहले पॉइंट आता है वो है लेजिस्लेशन। चूंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूके का वो अनरिटन है और उसमें जो पार्लियामेंट है वो सॉवरन है। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या है कि जो सॉवरेनिटी है बिलोंग्स टू अल्लाह, लेकिन वहाँ पे सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट है तो उसी में लेजिस्लेशन होता है। जो जब जो पार्लियामेंट है वो सॉवरन होगी तो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा सोर्स होगा, सबसे बिगेस्ट सोर्स जो होगा वो लेजिस्लेशन, जहाँ पे कानून बनता है। दूसरा लीगल सोर्स हमारे पास जो आता है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स या हम इसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी कह सकते हैं, जो कि बहुत पहले मतलब द फर्स्ट और द फोर मतलब बहुत पुराने भी हैं। जैसे कि लेजिस्लेशन है लेकिन ये सबसे बड़ा सोर्स है, लेकिन बहुत पुराने जो सोर्सेज हैं वो कुछ और हैं, जिसमें नंबर 1 पे मैग्ना कार्टा 1215, जिसका अगर बेसिक मतलब देखा जाए तो इसमें क्या था कि इसमें यह था कि जो किंग था उसकी पावर्स को लिमिट कर दिया गया था। मतलब कि जो बैरन्स थे, कॉमन पर्सन थे, और जो क्राउन था, उन दोनों के दरमियान सेटलमेंट करवा दी गई थी। मतलब जो मिडिएवल कम्युनिटी थी, जो मिडिल क्लास लोग थे उनके दरमियान और जो हाई अपर क्लास लोग थे उन दोनों के दरमियान सेटलमेंट हो गई थी कि ये बगैर किसी वजह के परेशान नहीं किए जाएंगे, और जो मिडिल क्लास लोगों के राइट्स होंगे उन्हें भी वायलेट नहीं किया जाएगा। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स पेश किए गए थे, जैसे कि चर्च को आज़ाद कर दिया जाए, लंदन और जो दूसरे सिटीज़ हैं उन्हें उनकी आज़ादी दी जाए, और जैसे वो कस्टम्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उन्हें गुजारने दी जाए। जो मर्चेंट्स हैं यानी कि ताजर वगैरह हैं उन पे फजूल में टैक्स ना लगाया जाए, मतलब अनजस्ट टैक्स नहीं वो पे कर सकते तो वो ना लगाया जाए। तो इस तरह की इसमें जो पॉइंट्स है वो पेश किए गए और आज ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके में ऐड है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है पिटीशन ऑफ राइट। पिटीशन ऑफ राइट, इसमें क्या हुआ था कि ये जो 4 बड़े चार्टर हैं यूके के उसमें से एक चार्टर ये भी है। इसमें क्या कहा गया था कि जो फजूल में किसी से गिफ्ट लेना या लोन लेना या फिर किसी को फजूल में टैक्स पे करना पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। मतलब कि जो उसका हक बनता है, जो वो अपनी कंसेंट से देता है, अपनी मर्जी से देता है, सिर्फ वही वो देगा, अदरवाइज कोई भी उसे फोर्स नहीं कर सकता। अगला पॉइंट हमारे पास आता है हेबियस कॉर्पस एक्ट। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये बोला गया था कि ये भी एक जो चार्टर 4 बड़े हैं उनमें से एक बड़ा चार्टर है। इसमें क्या हुआ था कि जो अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, मतलब कानून उसकी इजाज़त नहीं देता लेकिन फिर भी उसे जेल में डाल दिया जाता है, उसका स्पीडी रिलीफ मतलब बहुत जल्द रिलीफ मिलने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी हेबियस कॉर्पस एक्ट से आया था। अगला पॉइंट हमारे पास आता है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स, इसमें क्या हुआ था कि जो किंग जेम्स 2 था उसने अपनी पावर को गलत इस्तेमाल किया था, तो फिर जो मोनार्की थी उसे लिमिट कर दिया गया था कि वो जो पार्लियामेंट है उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। अगला पॉइंट हमारे पास आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये जो था, ये भी बिल जो था वो पार्लियामेंट से पास हुआ था। जो विलियम 3 था किंग, उसने इसे साइन किया था। और इसमें क्या हुआ था कि ये जो हायरार्की चली आ रही थी, मतलब एक जो इनहेरिटेंस कह सकते हैं कि एक बाप जो था वो क्राउन में गया, वो किंग बना, उसके बाद उसका बेटा भी बना, तो इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था और बोला गया था कि जैसा पार्लियामेंट चाहेगा बिल्कुल वैसा होगा, ये नहीं होगा कि बाप के बाद बेटा बनेगा। और इसमें एक और भी बड़ा अच्छा काम हुआ था कि ये जो जुडिशरी है इसमें जो अच्छा जज कोई अच्छा काम करता है, कोई काम अच्छा करता है, तो उसके बाद उसका जो टेन्योर है वो भी ये कंट्रोल कर सकती है पार्लियामेंट। अगला पॉइंट हमारे पास आता है
ट्रीटी ऑफ यूनियन। ये जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड थे, ये दोनों इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, मतलब स्टेट्स थी, इंडिपेंडेंट थे। लेकिन ये जो यूनियन ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ यूनियन, इसके तहत इन दोनों को मिलाकर एक यूके कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कर लिया गया था। इसके बाद कुछ दूसरे स्टैट्यूट्स भी आते हैं जिन्हें पार्लियामेंट्री एक्ट्स भी कहा जा सकता है। पार्लियामेंट्री एक्ट्स। इसमें क्या हुआ था कि जो लॉर्ड्स की पावर थी उन्हें कम कर दिया गया था, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे, और जो हाउस ऑफ कॉमन थे उनको उभारा गया था, उनको ज्यादा पावर दी गई थी। और जो हाउस ऑफ कॉमन था उनका टाइम लिमिट था 7 ईयर्स, उसे 5 ईयर्स कर दिया गया था। अगला पॉइंट हमारे पास आता है स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर। इसमें क्या हुआ था कि ये जो टेरिटरी है कनाडा की, साउथ अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड की, इनको आज़ाद कर दिया गया था, इंडिपेंडेंट कर दिया गया था। और इसी तरह इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसमें क्या हुआ था कि जो तमाम पॉलिटिकल पावर्स थी वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिवाइड कर दी गई थी जब सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ था। सिमिलरली सच टाइप ऑफ मेनी डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल फॉर यूके कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हमने देखा है सबसे पहले लेजिस्लेशन, फिर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, और तीसरे नंबर पे जुडिशियल प्रेसिडेंट हमने अभी करना है। जुडिशियल प्रेसिडेंट, या इसे हम कॉमन लॉ भी कह सकते हैं या केस लॉ भी कह सकते हैं। कॉमन लॉ सबसे पहले होता क्या है? ये जो जजेस होते हैं या फिर कोई दूसरे ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वो जो लॉज पास करते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉमन लॉज। और ऐसे जो लॉज होते हैं जो वाकई काबिल तारीफ होते हैं, तो यूके क्या करता है, उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर देता है, जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो ये हो गए लीगल सोर्सेज। उसके बाद बात आती है नॉन लीगल सोर्सेज, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास आता है कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या होता है? कन्वेंशंस कस्टम्स होती हैं, रवायात, ट्रेडिशंस। जैसे कि पाकिस्तान में जो वैलिड कस्टम होती है उसे लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसी तरह यूके में जो वैलिड कस्टम्स होती हैं और काफ़ी साल से चली आ रही होती हैं, कन्वेंशंस होती हैं, तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया जाता है। इस पे एक सेपरेट क्वेश्चन भी है मुकम्मल, व्हाट आर कन्वेंशंस, वो हम इसके बाद वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। अब जो कुछ मशहूर कन्वेंशंस हैं वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 वो है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में से होगा। मतलब ये कहीं पे लॉ मौजूद नहीं है, लेकिन ये कन्वेंशंस हैं जिसकी वजह से उन्हें ये मानना पड़ रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा, जिसके पास तमाम पावर्स होंगी, वो हाउस ऑफ कॉमन्स में से होगा। और जो प्रेसिडेंट होगा उसके पास वीटो की, यानी रिजेक्ट करने की एक बिल को कोई पावर नहीं होगी। जब वो 2 हाउसेज, अपर हाउस और लोअर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में से पास हो जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं रहेगी। और तीसरा कि जो पार्लियामेंट है वो साल में एक दफ़ा ज़रूर मिलेगी, एक दफ़ा ज़रूर समन होगी। तो ये भी कन्वेंशन है। ये 3 बड़ी कन्वेंशंस हैं जो कि कहीं पे रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं है, लेकिन कन्वेंशंस है। दूसरा नॉन लीगल सोर्स जो हमारे पास आता है वो है वर्क्स ऑफ अथॉरिटी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरिस्ट्स होते हैं, मतलब जो अथॉरिटेटिव होते हैं, जिन्हें हायर किया जाता है, जो कि ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, वो जब कोई बुक लिखते हैं, कोई जजमेंट देते हैं, कोई ओपिनियन देते हैं, वो सब कुछ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एज ए सोर्स यूज होता है। और लास्ट पे हमारे पास आता है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ जो है ये भी एक सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके का। इसमें क्या होता है, जो ट्रीटीज होती हैं और जो एग्रीमेंट्स होते हैं एक कंट्री के, यूके के, दूसरे कंट्रीज के साथ, वो सब कुछ यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होता है, और ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसे मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई, उनमें आपको डिटेल से बताया था इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आज भी थोड़ा सा बता देता हूँ
कि जो बरतानिया है और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसे मिला के यूनाइटेड किंगडम बनता है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही एवोल्यूशनरी है, पुराना है, 1215 मैग्ना कार्टा से अभी तक चल रहा है। क्योंकि कोई भी ज्यूरिस्ट कोई अच्छा काम कर देता है, कोई अच्छी किताब लिख देता है, तो उसके भी पॉइंट्स उठा के इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये दिन ब दिन बढ़ रहा है, फैल रहा है। इसका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत पुराना है। इसी तरह पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, सोवरेनिटी है, उसे भी मदर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी डेफिनेशन का। डेफिनेशन की बात करें तो उसमें 6 पॉइंट्स वो डिस्कस करता है। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक गवर्नमेंट और फंडामेंटल लॉ, ये जब मौजूद होता है, ये चाहे रिटन फॉर्म में मौजूद हो या अनरिटन फॉर्म में, और ये गवर्नमेंट का कैरेक्टर या कंसेप्शन इसको एस्टेब्लिश करे। उसके बाद जो फंडामेंटल लॉ है ये बेसिक प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करे जो इंटरनल सिस्टम है उसमें। उसके बाद ये जो फंडामेंटल लॉ है ये ऑर्गेनाइज करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, और इसके बाद लिमिट करे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनको। उसके बाद ये सबसे सोवरेन भी हो। जब ये 6 फीचर्स किसी एक चीज में मौजूद होते हैं तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। इसके बाद हमारा जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो है क्लासिफिकेशन, जो कि सबसे पहले नेचर की बात करता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है अनरिटन का। इसकी जो नेचर है वो सबसे पहले अनरिटन है। सबसे पहले तो रिटन और अनरिटन में फर्क क्या है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बुक में मौजूद होता है और अनरिटन भी, फिर इन दोनों में फर्क क्या है। अनरिटन ना लिखा हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं। अनरिटन होता है जो कोडिफाइड शेप में मौजूद नहीं होता। जैसे कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में 41 से 49 तक जो आर्टिकल्स हैं वो डील करते हैं प्रेसिडेंट की पावर से। लेकिन अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें कोई आर्टिकल्स मौजूद नहीं होते। थोड़ा सा पार्शियल है भी, वो कौन सा है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूट्स वहां पे मौजूद हैं, कुछ ज्यूरिस की कमेंट्रीज मौजूद हैं, तो वो थोड़ा सा पार्शियल जो है वो रिटन भी मौजूद है, लेकिन जो ज्यादातर है वो अनरिटन है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है एवोल्यूशनरी। जैसे मैंने पहले बात की कि ये एवोल्यूशनरी है और दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसी तरह मैग्ना कार्टा से ये स्टार्ट हुआ 1215 से और आज तक ये बढ़ रहा है। कोई अच्छी किताब भी लिखी जाती है किसी ज्यूरिस्ट के जरिए तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दी जाती है। म्यूनरो एक ज्यूरिस्ट है, म्यूनरो, वो क्या कहता है कि ये कोई एक स्पेसिफाइड थिंग नहीं है बल्कि ये कॉन्टिन्यूअसली एक्सपेंडिंग थिंग है। अगला पॉइंट इसमें आता है फ्लेक्सिबिलिटी का। ये बड़ा फ्लेक्सिबल है और आसानी से अमेंडेबल है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को खुद सॉवरेन बनाता है। जब वो खुद उसे सॉवरेन बना देता है तो अमेंड करना उसी का काम है, तो वो आसानी से अमेंड कर सकता है। और दूसरा ये अनरिटन है तो इस वजह से ये आसानी से अमेंड हो सकता है, तो इस वजह से ये फ्लेक्सिबल है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कन्वेंशनल। इसमें कन्वेंशंस बहुत ज्यादा मौजूद। कन्वेंशंस क्या होती हैं? रिपीटेड जो कस्टम्स होती हैं, वैलिड कस्टम्स, उन्हें हम कन्वेंशंस कहते हैं। जैसे दूसरे कंट्रीज में जो वैलिड कस्टम होती हैं उन्हें लॉ में ऐड कर दिया जाता है, इसी तरह इसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड कर दिया गया। जैसे कि कुछ मशहूर जो कन्वेंशंस हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ये है कि जो पार्लियामेंट है वो साल में एक दफ़ा समन्ड होगी, उसे बुलाया जाएगा, उसे मिलना पड़ेगा। और दूसरा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में से होगा। इसी तरह और भी काफ़ी ज़्यादा कन्वेंशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा कस्टम्स हैं। इसकी नेचर का लास्ट पॉइंट आता है मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन या इसे हम मिक्स्ड गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, जिसमें क्या है कि 3 तरह के जो पार्ट्स हैं। सबसे पहले जो क्राउन है उसमें मोनार्की होती है, यानी किंग क्वीन या बादशाहत कह सकते हैं। उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है उसमें अरिस्टोक्रेसी होती है, एलीट क्लास लोग उसमें बैठते हैं। और जो हाउस ऑफ कॉमन है वो उन्हें लोग सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें डेमोक्रेसी होती है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सबसे पहले पॉइंट आता है हमारे पास यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसमें मौजूद होती है। यूनिटरी क्या होती है? सिंगल गवर्नमेंट होती है और जो तमाम पावर होती है वो सेंटर के पास होती है। लेकिन इसमें जो स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड है वो जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। सिर्फ एक लेजिस्लेचर है और जो बाकी के यूनिट्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जैसे कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड, ये जो है इन्हें आप मैनेजर्स कह सकते हैं। और जो पावर है वो डेलीगेट होके इनके पास जाती है। अगली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें क्या है कि 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस
जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, और लोअर हाउस जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, और जो पार्लियामेंट है वो सॉवरन है। और तीसरी गवर्नमेंट जो है वो है मोनार्की या मोनार्क, जो कि क्राउन की है। उसके पास क्या है? उसके पास अब तो कोई पावर नहीं है, पहले बहुत ज्यादा पावर थी। अब तो वो सिर्फ ट्रीटीज या एग्रीमेंट्स फॉरेन कंट्रीज के साथ करता है। तो तीसरी ये वाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मौजूद है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है गवर्नमेंट मैकेनिज्म, जिसमें वो बात करता है सबसे पहले पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, इस पे एक मैंने मुकम्मल डिटेल्ड लेक्चर पहले अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप जाके पहले देख सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या होती है? पार्लियामेंट सोवरन होती है, सबसे ऊपर होती है, सुप्रीम होती है। तो ये किसी भी कानून को अमेंड कर सकती है, नए कानून बना सकती है, और किसी भी कानून को फारिग कर सकती है। और किसी कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं कि इसके बनाए गए कोई भी कवानीन को वो कह सके कि ओवर रूल कर सके या उसे रिजेक्ट कर सके। अगला पॉइंट हमारे पास आता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब दो हाउसेस मौजूद होते हैं। एक अपर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड, जो कि सिलेक्टेड होता है और उसे सिलेक्ट करता है किंग, हेरिडेटरी होता है, मतलब बाप के बाद बेटा आता है। और दूसरा जो हाउस है वो हाउस ऑफ कॉमन होता है, और वो इलेक्ट होते हैं, वो वोट से इलेक्ट होके आते हैं, और उन्हें इलेक्ट करते हैं पीपल, लोग इलेक्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब ये बड़ी ही न्यूट्रल होती है, बड़ी ही होनेस्ट होती है, और तीसरे नंबर पे बड़ी ही अनअमेंडेबल होती है, मतलब आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता इसे। लेकिन जो हाउस ऑफ कॉमन है उसके जो मेंबर्स हैं वो किसी भी जज को इम्पीच कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक मैक्सिम है यूनाइटेड दे स्टैंड, डिवाइडेड दे फॉल। ये इकट्ठे रहते हैं, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसको कोई भी चैलेंज नहीं करता, और ये हाउस ऑफ कॉमन और मोनार्क के सामने यानी क्राउन के सामने जवाबदेह होते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन, जिसमें सबसे पहले वो बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की। जो ब्रिटेन है इसमें जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो बड़ी ही वीक है, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है उन दोनों की एक ही बॉडी है, काफी ज्यादा जो पावर्स हैं वो एक ही हैं, तो इस वजह से लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर होती है। अगला पॉइंट आता है चेक्स एंड बैलेंस का। चेक्स एंड बैलेंस, जो दोनों हाउसेस कोई बिल पास करते हैं वो तब तक इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता जब तक जो मोनार्क है, जो क्राउन है, उस पर सिग्नेचर ना कर दे। लेकिन हकीकत में ये थ्योरेटिकल तो मौजूद है, जो प्रैक्टिकल है वो ऐसा नहीं है। अगर क्राउन सिग्नेचर नहीं भी करता तो 1 साल के बाद, 12 महीने का टाइम होता है, उसके बाद वो खुद ही वैलिड हो जाता है। और ये भी बोला जाता है कि जो क्राउन जो कोई भी एक्ट बनाता है, अगर वो मिनिस्टर्स उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इन्फोर्सेबल नहीं होगा। ये काफी हद तक ठीक है, क्योंकि मोनार्क के पास पावर बहुत कम होती है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स, जो पार्लियामेंट है वो खुद तो फंडामेंटल राइट्स नहीं क्रिएट करता, लेकिन जो कोर्ट क्रिएट करता है उन्हें इनेक्ट जरूर करता है। लेकिन कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो पार्लियामेंट से रिकॉग्नाइज्ड हैं, जैसे कि पिटीशन ऑफ राइट, जिसमें क्या था कि जो फजूल में टैक्स लेना या फिर लोन लेना या फिर गिफ्ट लेना, वो उस सबको बैन कर दिया गया था। इसी तरह हैबियस कॉर्पस एक्ट जो था वो भी पार्लियामेंट से ही रिकॉग्नाइज था। उसमें क्या था कि जो अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट होती है उससे रिलीफ दिलाने की कोशिश की गई। और उसके बाद बिल ऑफ राइट भी आ गया, जिसमें जो किंग था उसने अपनी पावर का मिस यूज किया था तो उसे रिमूव कर दिया गया था। तो ये जो तमाम राइट्स है ये पार्लियामेंट से रिकॉग्नाइज। अगला पॉइंट हमारे पास आता है रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद प्रोवाइड करता है रूल ऑफ लॉ, जैसे कि वो कुछ मैक्सिम्स बयान करता है, एवरीवन मस्ट बी इक्वल बिफोर लॉ, नो वन अबव द लॉ। इस तरह की जो मैक्सिम है वो बयान करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रूल ऑफ लॉ को खुद बनाता है, खुद कहता है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अगला पॉइंट हमारे पास आता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जिसमें सबसे पहले यूनिवर्सल सफरेज आता है। यूनिवर्सल सफरेज का क्या मतलब है कि वोटर कौन हो सकता है। 1918 से पहले वुमेन्स को राइट नहीं था, लेकिन 1918 में वीमेन को राइट दिया गया कि वो वोट डाल सकती हैं। उसके बाद 1923 में वीमेन और मेंस को ऐसा राइट दिया गया कि दोनों इक्वल हैं। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो जो कोई भी नस्ल का बंदा, किसी भी क्रीड का बंदा, कोई भी रंग का बंदा, अगर वो सिटीजन है और 18 साल से अबव है तो वो वोट कास्ट कर सकता है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है टू पार्टी सिस्टम।
टू पार्टी सिस्टम, जो दो पार्टीज होती हैं ये डिक्टेटरशिप से बचाती हैं एक पार्टी को हुकूमत में होने से, क्योंकि जो एक पार्टी विनर हो जाती है वो तो गवर्नमेंट में चली गई, लेकिन अगर उसकी ऑपोजिशन में कोई पार्टी मौजूद ही ना हुई तो वो तो अपनी मनमानी करेगी। तो इसलिए यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है, एक ऑपोजिशन में है और ये बड़ी रिस्पेक्ट करती है, उनके फैसले भी सुनने पड़ते हैं और मानने भी पड़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, इसमें सिंगल सिटीजनशिप होती है, मतलब जो एक शहरी है वो एक वक्त में सिर्फ एक कंट्री का शहरी ही रह सकता है, जैसे कि इंग्लैंड और इंडिया में ऐसा है। लेकिन पाकिस्तान और यूएसए की बात करें तो डुअल सिटीजनशिप मौजूद है कि पाकिस्तान का भी शहरी रह सकता है और किसी बाहर के मुल्क का भी ग्रीन कार्ड या कोई भी कार्ड हासिल कर सकता है। अगला पॉइंट आता है डायरेक्ट इलेक्शन का। इसमें जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं पीपल से डायरेक्टली। और लास्ट पे पॉइंट हमारे पास आता है थ्योरी एंड प्रैक्टिस। थ्योरी और प्रैक्टिस में क्या फर्क है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बहुत ही ज्यादा गैप है अगर देखा जाए थ्योरी और प्रैक्टिस में। जैसे कि मिसाल के तौर पर जो क्राउन होता है, जो किंग होता है, वो अगर पार्लियामेंट कोई फैसला कर देती है, कोई बिल पास कर देती है तो उसके खिलाफ वीटो नहीं ला सकता। लेकिन अगर थ्योरी की बात करें तो इसमें मौजूद है कि जो भी क्राउन होगा, जो भी किंग होगा, तो वो पार्लियामेंट के खिलाफ वीटो लेके आ सकता है, यानी वो रिजेक्ट कर सकता है उस बिल को। लेकिन हकीकत में, प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की बात करें, सेपरेशन ऑफ जो पावर है वो डिवाइड करती है फंक्शंस ऑफ जो गवर्नमेंट है उन्हें डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट ब्रांचेस में। इसे बर्तानिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था 17th सेंचुरी में पॉलिटिकल फिलोसोफर जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने इस बात पे बहस की थी ये जो गवर्नमेंट है इसे 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया जाए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। इस कॉन्सेप्ट को मजीद जिसने डेवलप किया वो 18th सेंचुरी में मोंटेस्क्यू थे। मोंटेस्क्यू ये एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे जिन्होंने इस पर मजीद काम किया था। बर्तानिया में जब ये कॉन्सेप्ट आया सेपरेशन ऑफ पावर, तो उसमें जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उन्होंने मिक्स्ड रिएक्शन दिया। कुछ ने इसे बड़ा सराहा, अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ ने इसे रिजेक्ट कर दिया या वो डाउट में रहे। और अभी तक अगर देखा जाए तो अभी तक इसे मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया गया, जैसे दूसरे स्टेट्स में किया गया, मिसाल के तौर पर यूएसए में। यहां तक कि बर्तानिया की गवर्नमेंट की बात की जाए तो उसमें सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हुई, बल्कि फ्यूजन ऑफ पावर हुई, मतलब पावर ब्लेंड हुई, ज्वाइन हुई लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के दरमियान। और ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल हुए। और ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडिंग कैसे हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये 2 पॉइंट्स हमें ये बात क्लियर कर देंगे। अगला पॉइंट हमारे पास आता है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इस थ्योरी का जो ओरिजिनेट हुआ वो ग्रीक्स और रोमन से हुआ। 17th सेंचुरी तक इसका मुकम्मल तौर पर ये डेवलप नहीं थी और 18th सेंचुरी में आते आते ये मुकम्मल डेवलप हो चुकी थी। और ऐसा कैसे हुआ, जब एक फ्रेंच फिलोसोफर मोंटेस्क्यू आए, उन्होंने 1748 में एक किताब लिखी, एल एस्पिरिट डेस लॉइस। ये एक फ्रेंच टर्म है, फ्रेंच में इस किताब का नाम लिखा गया जिसका मतलब है इंग्लिश में द स्पिरिट ऑफ लॉज। जब ये किताब लिखी गई तो मुकम्मल जो इसका कॉन्सेप्ट था सेपरेशन ऑफ पावर वो वाज़ेह हो गया। इनका मानना ये था कि अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो हैं इनकी जो पावर्स हैं वो इंटरडिपेंडेबल हो जाएंगी तो फिर ये बड़ा मजबूत हो जाएगा, जहां से लोगों के जो राइट्स हैं या उनकी लिबर्टी है वो हर्ट हो जाएगी। जैसे अभी पाकिस्तान की बात करें तो जो सारे ऑर्गन्स हैं वो एक हो गए थे जब इमरान खान ने बड़ा जलसा किया था। तो वहां पर क्या हुआ, रात को 12 बजे अदालतें खोल दी गई, उसे हुकूमत से भी निकाल दिया गया, तो सारे ऑर्गन्स एक हुए तो लिबर्टी हर्ट होगी। इस थ्योरी में वो मजीद ये बात करता है कि जो ऑर्गन्स हैं वो अपने अपने काम करें और अपनी अपनी डोमेन में रहें, तो फिर जो सिस्टम है वो बड़ा अच्छा चलेगा। जैसे आर्मी जो है पाकिस्तान की बात करें तो वो अगर पॉलिटिक्स में ना आती तो ये मुल्क का हाल आज ना होता जो अभी है। मोंटेस्क्यू यहाँ पे कहते हैं कि जो लेजिस्लेचर है उसका काम है कानून बनाना, और जो एग्जीक्यूटिव है उसका काम है कानून को एग्जीक्यूट करवाना, और जुडिशरी का काम है इंटरप्रेट करना कानून को, और जो कानून तोड़े उसको पनिश करना। तो अगर ये तीनों ऑर्गन्स अपना अपना काम करते हैं और अपनी अपनी डोमेन में रहते हैं तो चेक एंड बैलेंस बरकरार रहेगा। वो कैसे, जब एक जो ऑर्गन है वो टू मच पावरफुल नहीं होगा तो दूसरा ऑर्गन
उस पर नजर रखेगा, उसे देखेगा कि वो अपनी जो ड्यूटी है वो पूरे तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस तरह तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे को चेक करते रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो तीन बड़े काम होंगे। एक तो पहली लिबर्टी, इंडिविजुअल की लिबर्टी और डेस्पोटिज्म जो है, यानी जो बादशाहत है, क्रूअल सिस्टम है, वो भी खत्म रहेगा। और रूल ऑफ लॉ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कानून की हुक्मरानी होगी। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें सबसे पहले पॉइंट आता है प्रिवेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर। कंसंट्रेशन का मतलब होता है ज्वाइनिंग, मतलब जो पावर है वो ज्वाइन ना हो। तो क्या कहता है, प्रिवेंट्स, उससे बचाना। जब ऐसा होगा और तीनों ऑर्गन्स आपस में ज्वाइन नहीं होंगे, इंटरडिपेंडेबल नहीं होंगे, इंटरडिपेंड नहीं होंगे, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बना देता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो फिर एग्जीक्यूटिव उस पर वीटो ला सकती है और जो जुडिशरी है वो फैसला कर सकती है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ऐसे कानून खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तीनों ज्वाइन कर जाते हैं, ये प्रिवेंट नहीं होता, तो उसके बाद क्या होगा, तीनों मिलके कोई भी गलत से गलत कानून भी बना सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है चेक एंड बैलेंस का। अगर तीनों जो ऑर्गन्स हैं वो टू मच पावरफुल नहीं होंगे, जैसे हमने पहले भी बात की, तो वो एक दूसरे पर नजर रखेंगे और इस तरह से जो उनका काम है, जो उनकी डोमेन है, उसी में रहेंगे और अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। जब तीनों ऑर्गन टू मच पावरफुल नहीं होंगे और चेक एंड बैलेंस बरकरार रहेगा, तो इंडिविजुअल के राइट कैसे हर्ट हो सकते हैं, वो कभी भी नहीं होंगे। उन्हें मुकम्मल लिबर्टी दी जाएगी, उनके राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है सेपरेशन ऑफ पावर एंड यूके कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि ये कैसे डेवलप हुआ, फिर सेपरेशन ऑफ पावर है क्या, फिर इसकी इंपॉर्टेंस जिसमें इस 3 पॉइंट्स आए। अब वो बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर और यूके के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या लिंक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वो ये है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के दरमियान जो पावर्स डिवाइड हुई हैं वो बाकी मुल्कों की तरह, बाकी स्टेट्स की तरह क्लियर कट नहीं है। तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट मिलके बनता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बन गया। अब एग्जीक्यूटिव कहां से आया, एग्जीक्यूटिव आया लेजिस्लेटिव ब्रांच, हाउस ऑफ कॉमन से। हाउस ऑफ कॉमन लेजिस्लेटिव ब्रांच है, वहां पे जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसमें से एक प्राइम मिनिस्टर बन गया और उसने अपनी कैबिनेट बना ली। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का इस तरह से लिंक बन गया क्योंकि ये दोनों हाउसेज, लेजिस्लेटिव में क्या होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं। हाउस ऑफ कॉमन जो है वो ज्यादा पावरफुल है और उसी में से एग्जीक्यूटिव बन गया। तो इनकी जो पावर्स हैं वो इंटरडिपेंड हो गई। ये तो वो वाला पॉइंट है जहां पर एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उनके दरमियान क्लियर कट डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक जगह पर हाउस ऑफ कॉमन ज्यादा मजबूत हो जाता है जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आता है। और इसी तरह जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, अगर जो हाउस ऑफ कॉमन है वो कोई कानून बना देते हैं तो हाउस ऑफ लॉर्ड उसे अमेंड कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ थ्योरेटिकल में, प्रैक्टिकल में देखा जाए तो हाउस ऑफ कॉमन के सामने हाउस ऑफ लॉर्ड की कोई वैल्यू नहीं है। और जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट है ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन स्टिल ये अकाउंटेबल होते हैं पार्लियामेंट के सामने। जब डिबेट होती है या क्वेश्चनिंग होती है तो ये अपने जवाब भी देते हैं कि इन्होंने ये काम किया तो क्यों किया। तो यहाँ पर थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी भी है, चेक एंड बैलेंस भी है, यहाँ पे थोड़ी सी सेपरेशन ऑफ पावर भी मौजूद है। जिस तरह लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के दरमियान क्लियर कट डिफरेंस नहीं था सेपरेशन ऑफ पावर का, इसी तरह जुडिशरी और बाकी के ऑर्गन्स के दरमियान भी नहीं है। अब वो किस तरह से नहीं है, वो इस तरह से नहीं है कि जुडिशरी का काम है इंटरप्रेट लॉज को इंटरप्रेट करना और जो कानून तोड़े उसे पनिश करना, लेकिन जो कोर्ट्स में या जुडिशरी में जजेस होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं या दूसरे ऑफिशियल्स होते हैं, उन्हें अब इलेक्ट कौन करता है, सिलेक्ट कौन करता है, उन्हें सिलेक्ट करता है हाउस ऑफ लॉर्ड का लॉर्ड चांसलर। और इसी तरह वो जजेस को और जुडिशरी को सुपरवाइज भी करता है। और इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास भी ये पावर होती है कि जो जुडिशरी है उसकी ज्यूरिसडिक्शन को चेंज कर सकती है या उसमें कोई जज है तो उसे भी चेंज कर सकती है। तो हमें यहां से यह भी पता चलता है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट तो कर दिया, लेकिन सिर्फ थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो वो सारे जो ऑर्गन्स हैं, सिर्फ जुडिशरी नहीं बाकी के 2 ऑर्गन्स भी, और ये तीनों ऑर्गन्स इंटरडिपेंडेंट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की बात करें तो रूल ऑफ लॉ की जो अहमियत है वो बिल्कुल सेम है जैसे एक एटम में न्यूक्लियस की अहमियत होती है, और ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल भी है। इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि जो इंडिविजुअल्स हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब्जेक्ट टू एंड अकाउंटेबल टू लॉ।
ये डिपेंड करें और एहतसाब हो इनका लॉ के सामने। मतलब ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे गवर्नमेंट हो गई और जो इंडिविजुअल्स हैं, चाहे इसमें क्राउन किंग हो या कोई कॉमन पर्सन हो, ये सारे के सारे अकाउंटेबल हो लॉ के सामने। इसके बाद रूल ऑफ लॉ के कुछ मशहूर प्रिंसिपल्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले वाला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ मतलब जो लॉ है वो सबसे सुप्रीम होगा। इंडिविजुअल हो, इंस्टीट्यूशंस हो, गवर्नमेंट हो, क्राउन हो, कुछ भी हो, इन सब से जो ऊपर होगा वो लॉ होगा। और अगर कोई भी गलत काम करता है तो इन सब का एहतसाब होगा, अकाउंटेबल होगी। दूसरा इसका प्रिंसिपल आता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। जो तमाम इंडिविजुअल्स हैं वो इक्वल होंगे लॉ के सामने, चाहे वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई रेडी लगाने वाला या कोई दिहाड़ीदार तबका, कुछ भी कॉमन पर्सन कोई भी हो, या चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, उन दोनों का जो प्रोटोकॉल होगा, जो पेशी होगी, जो प्रोसीजर होगा, वो बिल्कुल सेम होगा। रूल ऑफ लॉ ये भी कहता है। और तीसरा प्रिंसिपल आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो जुडिशरी होगी वो प्रीजुडिस से पाक हो, यानी वो न्यूट्रल हो, इम्पार्शियल हो, और वो इंडिपेंडेंट भी हो। किसी गवर्नमेंट का उस पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, वो न्यूट्रल होकर फैसला करे। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे ये ऐड होता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन जो अरिस्टोटल बयान करता है, गवर्नमेंट बाय लॉ इज सुपीरियर टू गवर्नमेंट बाय मैन। यानी वो ये बात करता है कि जो लॉ से गवर्नमेंट बनती है वो ज्यादा सुपीरियर है बजाय इसके कि जो आदमियों से बनती है, मेन से बनती है। मतलब अगर कोई क्राउन अपनी मनमानी करेगा तो उससे जो गवर्नमेंट बनेगी वो कमजोर होगी, बजाय इसके कि जो कानून से बनेगी या लॉ से बनेगी वो ज्यादा सुपीरियर होगी। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। रूल ऑफ लॉ का अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो ये बहुत ही पुराना, जैसे कि बेबीलोन या फिर ग्रीस या फिर इजिप्ट, इनकी जो कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशंस हैं या ओल्ड सिविलाइजेशंस भी कह सकते हैं, इनकी जो सिविलाइजेशंस हैं उससे भी पुराना ये कानून है रूल ऑफ लॉ। लेकिन रूल ऑफ लॉ इंग्लिश लॉ में या ब्रिटिश लॉ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल बना वो 17th एंड 18th सेंचुरी में जाके बना, और खास तौर पर पार्टिकुलरली जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन आई 1688 में, तब जाके इसका नाम निकला कि ये रूल ऑफ लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल एंड सेंट्रल सिस्टम है, क्योंकि यही वो प्रिंसिपल था रूल ऑफ लॉ जो आर्बिट्रेरी पावर्स थी मोनार्की यानी किंग की या उसकी गवर्नमेंट की, उनके खिलाफ एक सेफ गार्ड था। और जो कुछ लीगल फिलोसफर्स ने इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा डेवलप किया वो थे जॉन लॉक और मॉन्टेस्को। ये लीगल फिलोसफर्स थे जिन्होंने रूल ऑफ लॉ को और ज्यादा डेवलप किया। 19th एंड 20th सेंचुरी तक आते आते, 19वीं और 20वीं सदी तक आते आते ये यूएसए और यूके का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बन चुका था और इसने लोगों की फ्रीडम और लिबर्टी को बचाया भी। उसके बाद अगला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है डाइसीज एक्सपोजिशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। जो एल्बर्ट विन डाइसी था, इसने एक किताब लिखी, इंट्रोडक्शन to the study of law of constitution, जिसमें इसने बड़ी डिटेल से कंप्रीहेंसिव उस पे जो बहस थी वो की रूल ऑफ लॉ के बारे में, जिसमें इसने 3 प्रिंसिपल्स दिए। सबसे पहले जो प्रिंसिपल जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, जिसमें क्या था कि जो कानून होगा वो सबसे आला होगा, सबसे ऊपर होगा, और बाकी इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स, चाहे जो कोई भी होगा वो उससे नीचे होगा। दूसरा इसने प्रिंसिपल दिया इक्वेलिटी बिफोर लॉ। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था सेम वैसे ही कि हर जो शख्स होगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या चाहे वो कॉमन पर्सन हो, तमाम लॉ के सामने इक्वल होंगे। और तीसरा पॉइंट इसने दिया कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड राइट्स, डाइसी का ये मानना था कि जो रूल ऑफ लॉ है उसके हिस्से में ये भी आता है कि वो इंडिविजुअल्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, ऐसे जो भी राइट्स हैं उन तमाम को प्रोटेक्ट करना भी रूल ऑफ लॉ में आता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है एक इंपॉर्टेंट केस, एंटिक वर्सेस क्रिंगटन केस। इसमें क्या हुआ था, ये इंग्लैंड में केस हुआ था 1765 में।
ये एक लैंडमार्क केस भी समझा जाता है। जैसे कि इसने एक कानून एस्टैब्लिश कर दिया कि जो स्टेट है वो किसी इंडिविजुअल की प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकती, उसकी प्राइवेसी को हर्ट नहीं कर सकती। इस तरह के जो तमाम कवानीन हैं वो इस लैंडमार्क में है। अब हुआ गया था कि ये जो जॉन एंटिक था, ये एक जर्नलिस्ट था, एक राइटर था, और ये जो क्रिंगटन था, ये मैसेंजर था क्राउन का। इसने क्या किया, बगैर वारंट के इलीगल उसकी प्रॉपर्टी में घुसा, क्योंकि उसके पास पावर थी तो वो उसकी प्रॉपर्टी में घुसा और उसकी बुक्स और उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सीज कर लिए। तो कोर्ट ने इस पर यह डिसाइड किया कि आपने किसी की प्राइवेसी को हर्ट किया है, उसकी प्रॉपर्टी में बगैर इजाजत के, बगैर वारंट के घुसे हैं, तो ये इलीगल है, अनलॉफुल है। और इस केस से एक प्रिंसिपल बना राइट टू लेट अलोन। ये जो आजकल की प्राइवेसी हर्ट करना है किसी की, ये यहीं से बना है, राइट टू लेट अलोन। कोर्ट ने ये प्रिंसिपल बना दिया, राइट टू लेट अलोन, किसी की प्राइवेसी को हर्ट ना किया जाए। और ये केस एक लीगल विक्ट्री बन गया इंडिविजुअल्स के लिए, एक प्रेसिडेंट बन गया जो जजमेंट्स के तौर पे यूज होने लगा। और उसके बाद ये 4th अमेंडमेंट में भी ऐड हो गया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में। उसकी 4th अमेंडमेंट जो है वो भी इसी पर है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी एक्सेप्शंस। कौन कौन सी एक्सेप्शंस है रूल ऑफ लॉ में, या किस तरह का क्रिटिसिज्म हुआ रूल ऑफ लॉ पे, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पिटीशन ऑफ राइट की। पिटीशन ऑफ राइट में क्या है कि जो क्राउन है या किंग है वो अगर टोर्ट कमिट करता है तो उसकी जो डैमेजेस होंगे वो कोई रिकवर नहीं कर सकता। अब टोर्ट क्या होता है, ये होता है सिविल रॉन्ग। मतलब आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया तो उसने टोर्ट कमिट किया। अगर किंग किसी को थप्पड़ मार देता है तो जो डैमेजेस वहां से पहुंचे, उसकी डेफेमेशन हुई, उसकी इज्जत गई, या उसे कोई इंजरी हो गई, तो उसका जो रिकवर होगा वो हम किंग से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ अप्लाई नहीं होता। तो ये पहला क्रिटिसिज्म इसका आ जाता है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है द किंग के पास कौन सी पावर है। किंग के पास एक पावर है कि जो फॉरेन कंट्रीज में लोग जाते हैं उनके पास जो पासपोर्ट्स होते हैं उन्हें ग्रांट करे या उन्हें रिफ्यूज करे। अगर वो किसी का पासपोर्ट रिजेक्ट कर देता है तो किसी कोर्ट के पास ऐसी पावर नहीं कि उसे दोबारा से रिकवर कर सके। ये अभी की बात नहीं, जब क्राउन पावरफुल था। तो ये क्रिटिसिज्म सारे उसी वक्त के हैं। अगली एक्सेप्शन हमारे पास आती है द क्राउन। अब क्राउन के पास क्या पावर है, क्राउन के पास पावर है कि अगर उसका एम्प्लॉय जो है वो कोई गलत एक्ट करता है तो हम क्राउन को, किंग को उसकी पनिशमेंट नहीं दे सकते। जैसे कि वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी कल वाली वीडियो या वाइकेरियस लाइबिलिटी टोर्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि अगर जो मास्टर है उसका कोई सर्वेंट है, अगर वो कोई गलत एक्ट करता है तो मास्टर को पनिश किया जाएगा। जैसे मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या था कि जो मिनिस्टर है उसका हाउस है या उसका जो ऑफिस है उसमें कोई जो उसका सबऑर्डिनेट है वो गलत काम करता है या कोई गलत एक्ट करता है तो उसकी पनिशमेंट मिनिस्टर को मिलेगी, लेकिन क्राउन को नहीं मिल सकती। अगला पॉइंट हमारे पास आता है पब्लिक ऑर्डर, जो कि एक एक्ट है 1916 में ये पास हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो पुलिस थी उसको पावर दे दी गई थी कि वो रेगुलेट कर सकती है या प्रोहिबिट कर सकती है पब्लिक मीटिंग्स को। जैसे कि एक पब्लिक ऑफिसर्स जो थे, ब्लडी संडे, एक टर्म है ब्लडी संडे को क्या हुआ था कि 14 सिविलियंस जो थे उनको ऑफिसर्स ने सीधी गोलियां मार के मार दिया था। 1722 या 27 समथिंग इस डेट को ब्लडी संडे में ऐसा ही हुआ था। और यहाँ पर भी पब्लिक ऑर्डर के जरिए पुलिस को पावर दे दी गई कि वो रेगुलेट कर सकते हैं पब्लिक मीटिंग्स को या प्रोहिबिट कर सकते हैं। और लास्ट पर एक और एक्सेप्शन आती है, द किंग कैन डू रॉन्ग। जो किंग है उसके पास पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है। ये उस टाइम की बात है जब क्राउन पावरफुल था, यानी कि जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है उससे पहले की बात है। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन में क्राउन बड़ा पावरफुल था तो वो कुछ भी गलत काम कर सकता था, लेकिन उस पर कोई केस नहीं हो सकता था। और लास्ट पे हमारे पास आता है रूल ऑफ लॉ इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो रोल है आजकल वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले अकॉर्डिंग्स विद लॉ, जो हर चीज होगी, हर काम होगा वो लॉ के अकॉर्डिंग होगा। और जो रूल ऑफ लॉ होगा वो लॉ को कायम करेगा कम्युनिटी में रेदर देन एनार्की, यानी कि बादशाहत का सिस्टम खत्म करेगा और लॉ के अकॉर्डिंग सारा काम करेगा। दूसरा इसमें जो पॉइंट आता है वो है फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स
फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के, जैसे कि राइट टू स्पीच, राइट ऑफ फ्रीडम या फिर राइट टू लिबर्टी, ये जो सारे राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करना भी रूल ऑफ लॉ का काम है। और आजकल की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम पार्ट है जहां पर ये सारे राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो है गवर्नमेंटल ऑब्लिगेशंस। गवर्नमेंट की कौन कौन सी ड्यूटी है? सबसे पहले तो मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्या है? मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे पार्लियामेंट के सामने। दूसरा इसमें पॉइंट आता है रेवेन्यू। जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा एक स्टेट में वो लॉ के अकॉर्डिंग होगा, कोई अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। इसमें तीसरा पॉइंट आता है आर्मीज। जो आर्मीज होंगी वो रूल ऑफ लॉ उन्हें कंट्रोल करेगा। आर्मीज अपनी मर्जी नहीं कर सकती जैसे पाकिस्तान में कर रही हैं, बल्कि रूल ऑफ लॉ उन्हें कंट्रोल करेगा। और इसमें चौथा पॉइंट आता है इक्वेलिटी का। इक्वेलिटी इन द आई ऑफ लॉ। कानून की नजर में जो इक्वेलिटी है वो ये है कि किसी को तब तक पनिशमेंट नहीं दी जा सकती जब तक उसका जो रॉन्ग है, जो उसने गलत किया है, वो साबित ना हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जो हमारे पास टर्म आई है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम किसे कहते हैं हम? पार्लियामेंट को। ये जो टर्म है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे हम सिंपली मिनिस्टर्स कह सकते हैं। और ये मिनिस्टर्स कहां से होते हैं? ये कैबिनेट से। यूके की बात कर रहे हैं, ये मिनिस्टर कैबिनेट से होते हैं। और कैबिनेट कहां से बनती है? पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वहां से कैबिनेट बनती है और इसे सिलेक्ट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनमें से एक कैबिनेट को बनाता है। और इसके जो बनाने का तरीका है वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल तो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये कोई रिटन फॉर्म में कोई रूल नहीं है, बल्कि ये एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन है, जैसे कि हमने पहली वीडियो में देखा था कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैक्सिमम जो पार्ट है उसका वो कन्वेंशन पे है। और कन्वेंशन में ये लिखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी हाउस ऑफ कॉमन में से होगा और जो कैबिनेट बनेगी वो भी हाउस ऑफ कॉमन से बनेगी। और ये जो मिनिस्टर्स हैं और जो मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है यही जाहिर कर रही है कि ये जो मिनिस्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने एक्शंस के, अपनी पॉलिसीज के पार्लियामेंट के सामने। और अगर कोई जो मिनिस्टर है वो कोई एक्ट करता है इम्प्रॉपरली तो फिर या तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा या फिर हाउस ऑफ कॉमन में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसे मिल जाएगा। तो अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी एवोल्यूशन का। मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एवोल्यूशन कब होगी? 17th सेंचुरी। इसका जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया वो था इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया। और जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक मेंबर जो होता है इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने एक्शंस पे और अपनी पॉलिसीज पर। वो जो भी एक्शन करता है या फिर जो पॉलिसी बनाता है उस पर वो इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्सिबल होता है और ये जवाबदेह नहीं होगा। 17th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, जवाबदेह नहीं होगा पार्लियामेंट के सामने। पार्लियामेंट के सामने 17th सेंचुरी में जो मिनिस्टर थे वो जवाबदेह नहीं थे। और ये पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह क्यों नहीं थे? क्योंकि जो मोनार्क था, या हम इसे क्राउन कह सकते हैं या किंग कह सकते हैं, ये बड़ा ही ताकतवर था और ये बहुत ज्यादा पावरफुल या सोवरेन रहा 18th सेंचुरी तक। और तब जो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स थे, जो दूसरे एमपीज थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो बड़े ही एंजाइटी में थे, बड़ी ही परेशानी में थे कि क्या होगा, क्योंकि ये जो मिनिस्टर थे वो मिसयूज कर रहे थे पब्लिक फंड्स का। लेकिन जब पार्लियामेंट सोवरेन हुई और उसने बहुत ज्यादा पावर गेन की, अब उसने कैसे पावर गेन की इसमें मैंने एक मुकम्मल वीडियो बना के पहले ही अपलोड कर दी है जो कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, उसमें मैंने कुछ बातों का जिक्र किया है जैसे कि मैग्ना कार्टा, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इसके साथ ही साथ ग्लोरियस रेवोल्यूशन और काफी ज्यादा एक्ट्स जो हैं वो पास हुए। उसके बाद जाके जो पार्लियामेंट थी वो सोवरेन हुई। और जब पार्लियामेंट सोवरेन हो गई
उसके बाद उसने अकाउंटेबिलिटी शुरू की, एहतसाब शुरू किया इन मिनिस्टर्स का, और फिर ये टर्म हमारे सामने आई मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अभी 19th सेंचुरी का आगाज नहीं हुआ था कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे सामने आ जाती है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी 17th सेंचुरी और 19th सेंचुरी से पहले पहले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इन दोनों में क्या फर्क है ये हम इसकी एक्सपोजिशन में देखेंगे, जहां पर हम इनके तीन प्रिंसिपल्स भी देखेंगे। और जो ये कॉन्सेप्ट है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 20th सेंचुरी तक बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ, इतना ज्यादा इवॉल्व हुआ कि जो मोनार्क था उसकी मुकम्मल पावर ट्रांसफर होगी पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट ने वो पावर ट्रांसफर कर दी प्राइम मिनिस्टर को, और वो एक इंपॉर्टेंट बॉडी बन गया। उसके पास इतनी पावर आ गई कि वो गवर्नमेंट का लीडर बन गया और कैबिनेट का हेड बन गया, और उसके पास इतनी पावर थी कि वो अपॉइंट भी मिनिस्टर को करना शुरू कर दिया और उन्हें डिसमिस भी करना शुरू कर दिया। अगला पॉइंट हमारे पास आता है एक्सपोजिशन, जिसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि वर्ड से ही जाहिर हो रहा है, एक इंडिविजुअल, जो एक मिनिस्टर होता है वो जो अपने एक्शंस होते हैं या उसके जो एक्ट्स होते हैं उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ वही होता है, और पार्लियामेंट पूरी कैबिनेट से उसका जवाब नहीं मांग सकती कि ये आपके फलां मिनिस्टर ने ये काम क्यों किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही जिम्मेदार होगा। लेकिन जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें पूरी कैबिनेट जिम्मेदार होती है, और अगर कोई एक मिनिस्टर है उसे कैबिनेट का जो भी कोई फैसला है या जो भी कोई पॉलिसी है वो पसंद नहीं आ रही, तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो उसे रिजाइन हो जाए अपनी सीट से या फिर उसे एक्सेप्ट कर ले। अगर वो फिर भी एक्सेप्ट नहीं करता और ना रिजाइन करता है तो वो इनडायरेक्टली उसे एक्सेप्ट कर चुका है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है प्रिंसिपल्स। सबसे पहले इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तीन प्रिंसिपल्स। पहला है सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सिर्फ एक शख्स जो होगा, सोल का मतलब होता है ओनली, जो इंडिविजुअल होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा। एक मिनिस्टर की मिस्टेक है, उसने कुछ गलत किया है, इम्प्रॉपर किया है, तो सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल होगा। अगला पॉइंट हमारे पास आता है वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हमने लॉ ऑफ टॉर्ट में भी पढ़ा था, क्या होता है, इनडायरेक्टली पनिशमेंट मिलती है। इनडायरेक्टली मतलब एक की पनिशमेंट दूसरे को मिलती थी, लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि जो मास्टर होता है उसे पनिश किया जाता है। जैसे कि मिनिस्टर्स हो गए, उनके जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कोई हेल्थ का मिनिस्टर हो गया, कोई एजुकेशन का मिनिस्टर हो गया, तो उनके अपने अपने ऑफिस होते हैं, तो उन ऑफिस में जो सब ऑर्डिनेट होता है, अगर उससे कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर जो मिनिस्टर बैठा हुआ है उसको पनिश किया जाएगा, उसको सजा मिलेगी, उसकी उसी से जवाब मांगा जाएगा, और वो ये नहीं कह सकता कि मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। अगला पॉइंट हमारे पास आता है डिसीजन विदाउट कैबिनेट, विदाउट सेंक्शन ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट की मर्जी के बगैर जो डिसीजन बनता है उसका क्या होगा। जो एक मिनिस्टर है वो अपनी कैबिनेट के साथ कोई भी बातचीत नहीं करता और एक डिसीजन कर लेता है, तो अगर उस डिसीजन से हाउस ऑफ कॉमन पे कोई क्रिटिसाइज होता है तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें सबसे पहले आता है कैबिनेट मीटिंग। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें पूरी कैबिनेट होगी, उसमें अगर कोई बिल पास करना है या फिर कोई पॉलिसी बनानी है तो उससे पहले एक कैबिनेट मीटिंग होगी, जिसमें ये सबके सामने तय किया जाएगा कि ये फलां बिल बनाना है, और उसमें सबकी मर्जी चाहिए होगी, और जो मर्जी वहां पे पेश नहीं करेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देगा, तो उसे रिजाइन करना होगा। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है प्रिपरेशन टू डिफेंड। जो एक मिनिस्टर है और उसकी कैबिनेट ने एक डिसीजन बनाया है, उसे हाउस ऑफ कॉमन के सामने उसे डिफेंड करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर उसे रिजाइन करना पड़ेगा। और लास्ट पे हमारे पास पॉइंट आता है ड्यूटी ऑफ मिनिस्टर। जो मिनिस्टर की ड्यूटी है वो सिर्फ रिस्पेक्ट करना गवर्नमेंट की नहीं है, बल्कि कनेक्ट भी करना है। उसे हर हालत में जो गवर्नमेंट है उससे कनेक्ट रहना चाहिए और दूसरों को भी उसके साथ कनेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसे मैं पहले 2 वीडियोस बना चुका हूँ, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, किस तरह का है, नेचर किस तरह की है, लेकिन यहाँ पे भी मैं सरसरी सा बता देता हूँ। सबसे पहले ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम है ब्रिटेन में। उसके बाद 3 तरह की गवर्नमेंट्स हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट और मोनार्की भी यहाँ पे मौजूद है। इसकी जो पार्लियामेंट है वो बहुत ही पुरानी है, इस वजह से इसे मदर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है, मतलब ये सबसे पुरानी पार्लियामेंट यहाँ पे मौजूद है। और इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एवोल्यूशनरी ग्रोथ हो रही है, मतलब वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये स्टार्ट कब से हुआ, 1215 मैग्ना कार्टा, और आज तक जो भी कोई अच्छा ज्यूरिस्ट काम करता है वो भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। इसके हाउसेस की अगर बात की जाए तो इसके 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स,
हाउस एंड लोअर हाउस हाउस ऑफ कॉमन्स। लेकिन इसके 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पे क्राउन भी मौजूद है जो कि किंग हो सकता है या क्वीन हो सकती है, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि जैसे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट की पावर है सेरेमोनियल पावर, मतलब सिर्फ फर्जी पावर है, कोई खास किस्म की पावर नहीं है। इसी तरह वहाँ पे मुनार के पास जो क्राउन है, किंग या क्वीन, उनके पास भी कुछ खास पावर नहीं है। जो मेन पावर है वो इन दोनों हाउसेस के पास है, लेकिन अब एक हाउस ज़्यादा मजबूत है। वो कैसे, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने इनके फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है, इन दोनों हाउसेस को डिटेल से जानना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। जो हाउस ऑफ कॉमन है इसे लोअर हाउस भी कहा जा सकता है, और ये जो हाउस है ये बड़ा पॉपुलर है क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो लोग इलेक्ट होके आते हैं। तो ऑब्वियसली जब बंदा इलेक्ट होता है तो उसकी पब्लिसिटी तो होती है, तो इस वजह से बड़ा पॉपुलर है। और दूसरे नंबर पे मुकम्मल जो पार्लियामेंट का सबसे बड़ा पार्ट है, 99% जो पार्ट है वो हाउस ऑफ कॉमन है। जो हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम एमपीज कहते हैं, एमपीज, और वो इलेक्ट होते हैं वोट से, और वो वोट से आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, जिसमें जो ज्यूरिस्ट है ग्लैडस्टोन, वो कहता है जो इंग्लिश पॉलिटिकल सिस्टम है उसका जो सेंटर है वो है हाउस ऑफ कॉमन। और अगर पावर, स्टेटस और लीडरशिप से देखा जाए तो इसे कंसीडर किया जाता है कि ये बरतानिया की पार्लियामेंट का फर्स्ट चैम्बर है। अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो आती है इसकी कंपोजिशन, जिसमें 650 मेंबर्स होते हैं और हर मेंबर 75,000 वोटर्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो इसकी सीट्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं रीजनल डिवीजन और इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स में। इंग्लैंड को जो सीट्स मिलती हैं वो है 523, और जो स्कॉटलैंड को मिलती है वो है 72, 38 मिलती है वेल्स को, और 17 मिलती है आयरलैंड। टोटल ये मिलके बनती है 650 सीट्स। इससे अगला पॉइंट हमारे पास आता है टर्म, मतलब इसका दौरानिया कितना होता है। इसके दौरानिया की अगर बात करें तो पार्लियामेंट एक्ट 1911 के तहत 5 साल का दौरानिया होता है, लेकिन क्वीन चाहे या किंग चाहे तो वो फिर जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी एडवाइस पर डिसॉल्व भी कर सकता है पार्लियामेंट को। अगला पॉइंट हमारे पास आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कब कब डिसॉल्व हो सकती है? 2 कंडीशंस में डिसॉल्व हो सकती है। पहला तो वो आप अपना 5 साल का जो दौरानिया है उसको पूरा करें, और दूसरे नंबर पे वो डिसॉल्व हो सकती है जब कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए उसके मुकाबले में, तब भी वो डिसॉल्व हो जाती है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है राइट्स का, प्रिविलेज। कौन कौन से इन्हें राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं? सबसे पहले राइट ऑफ एक्सप्रेशन होता है, मतलब ये अपना ओपिनियन पेश कर सकते हैं। इनको रेगुलर सैलरीज और अलाउंसेस दिए जाते हैं। स्पीकर अगर चाहे तो किसी को भी हाउस से निकाल सकता है, और अगर कोई हाउस की तौहीन करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसे पनिश किया जा सकता है या उसे रिमूव किया जा सकता है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है इलेक्शन का। इलेक्शन कब कब होते हैं? 2 तरह के इलेक्शन होते हैं, एक जनरल इलेक्शन और एक बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन कौन से होते हैं? जो 5 साल के बाद होते हैं, अपना दौरानिया पूरे करने के बाद, उसके बाद नया हाउस बनता है। लेकिन बाई इलेक्शन कौन से होते हैं? बाई इलेक्शन वो वाले इलेक्शन होते हैं जब कोई वैकेंसी खाली हो जाती है, या किसी की डेथ हो जाती है, या कोई रिजाइन कर जाता है, तो वो बाई इलेक्शन होता है। तो इन 2 तरीकों से इलेक्शंस होते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है वोटर्स का। वोटर्स, वोट कौन कौन कर सकता है? सबसे पहले तो वोट कोई भी आज़ाद बंदा यूनिवर्सल सफरेज कर सकता है, मतलब जो अडल्ट पर्सन है तो वो वोट कर सकता है, पब्लिक में से कोई भी बंदा कर सकता है। दूसरे नंबर पे 1918 में औरतों को ये हक दिया गया कि वो भी वोट कर सकती हैं। 1923 में मर्दों और औरतों दोनों को हक दिया कि वो भी वोट कर सकते हैं। और अगर प्रेजेंट दौर की बात की जाए तो 18 ईयर्स से ऊपर कोई भी है, चाहे वो मर्द है, औरत है, अब तो ट्रांसजेंडर्स के राइट भी बन गए हैं, तो वो भी वोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स। कौन से लोग वोट नहीं कर सकते? सबसे पहले तो एलियंस लॉ की जुबान में कहते हैं जो नॉन सिटीजनशिप हो, जो सिटीजन ना हो एक मुल्क का, सबसे पहले वो वोट नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे अगर कोई पर्सन लुनेटिक है, मतलब मेंटली इल है, तो वो भी वोट नहीं कर सकता। तीसरे नंबर पे कोई इडियट है, मतलब अनसाउंड माइंडेड है, ये भी काफी हद तक लुनेटिक से मिलता है, तो वो भी वोट नहीं कर सकता। चौथे नंबर पे अगर कोई इन्फेंट है, कोई न्यू बोर्न बेबी है या कोई बच्चा है, वो भी वोट नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली वो नहीं कर सकता।
सकता क्योंकि 18 ईयर से अबव नहीं है। अगर कोई क्रिमिनल है जिसका रिकॉर्ड जो है वो क्रिमिनल है, या कोई ऐसा बंदा है जो कि 12 महीने से ज़्यादा जेल में रहा है, वो भी वोट नहीं कर सकता। या कोई पर्सन इलेक्शन के दौरान कोई इलीगल एक्ट कर देता है तो वो भी वोट नहीं कर सकता। अगला पॉइंट हमारे पास आता है क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। जो कैंडिडेट जो इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले वो एलियन नहीं होना चाहिए, मतलब वो नॉन सिटीजन नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे वो 25 साल से ऊपर होना चाहिए। तीसरे नंबर पे वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। चौथे नंबर पे वो अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होना चाहिए। लॉ में डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए और किसी यूके की चर्च का प्रीस्ट नहीं होना चाहिए। हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, मतलब आदतन कोई क्रिमिनल हो जाता है उसकी आदत नहीं छूटती तो वो भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट पे क्राउन का सर्वेंट भी नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कोरम क्या है, मतलब डेकोरम क्या है प्रोसीडिंग का। जब एटलीस्ट 40 मेंबर्स हाउस ऑफ कॉमन में मौजूद होते हैं तो प्रोसीडिंग्स हो जाती है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है ऑफिसर्स ऑफ हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन के कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे। सबसे पहले तो वहां पे एक स्पीकर मौजूद होगा। दूसरे नंबर पे एक चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑफ हाउस वहां पे मौजूद होगा। तीसरे नंबर पे वहां पे सर्जेंट ऑफ आर्म्स होगा, मतलब जो मेंटेन करेगा ऑर्डर और सिक्योरिटी को। चौथे नंबर पे वहां पे एक क्लर्क हाउस का मौजूद होगा जो कि असिस्ट करेगा स्पीकर को। पांचवें नंबर पे वहां पे एक चैपलिन मौजूद होगा जो कि प्रीस्ट होगा और वो हर सेशन से पहले प्रेयर करवाएगा। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कमेटीज। कौन कौन सी कमेटीज होंगी, तो 5 तरह की कमेटीज होंगी इसमें। कमेटी ऑफ द होल हाउस, सिलेक्ट कमेटी, ज्वाइंट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, प्राइवेट बिल कमेटी। तो ये थे हमारे पास फंक्शंस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स के। अब हम बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस की। सबसे पहले जो पावर हमारे पास आती है वो है लेजिस्लेटिव पावर, जो कानून बनाने की पावर है और इसे सुप्रीम समझा जाता है। हाउस ऑफ कॉमन ही ये कानून बनाता है और जो कानून ये बना देता है उसे कोई कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकती। इसके पास पावर होती है कि ये नए कानून बनाए या जो पुराने कानून हैं उनको अमेंड कर दे। अगला पॉइंट हमारे पास आता है फाइनेंशियल पावर। जो हाउस ऑफ कॉमन है इसके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पावर है। और ये कैसे हुई, 1911 में जो पार्लियामेंट्री एक्ट आया उसके बाद इसके पास मुकम्मल फाइनेंशियल पावर आ गई। अब तमाम फैसले जो फाइनेंस के हैं वो यही हैंडल करता है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। इसमें क्या होता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है। वो कैसे करता है कि ये जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं उनसे क्वेश्चनिंग करता है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये जो पावर्स हैं उन्हें डेलीगेट करता है। जो लेजिस्लेशन की पावर है उसे डेलीगेट्स करता है, उसे आगे देता है। तो इसके पास ये पावर होती है, ये आगे देता है और जब चाहे तो उसे रोक लेता है। तो ये भी इसके पास बहुत बड़ी पावर है। और लास्ट पे हमारे पास पॉइंट आता है रोल ऑफ ओपोजिशन। ओपोजिशन का क्या रोल होता है हाउस ऑफ कॉमन में। अगर हाउस ऑफ कॉमन में ओपोजिशन नहीं होगी तो जो हाकिम पार्टी होगी वो अपनी मनमानी करेगी, लेकिन ये जो है वो गलतियां निकालती रहती है कि ये फलां काम आपने ठीक से नहीं किया। तो इस तरह जो वो काम करते हैं वो बेहतरीन काम हो जाता है। और ओपोजिशन पार्टी के मौजूद होने की वजह से रियलिस्टिक डिसीजंस बनाए जाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया फंक्शंस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन, पावर्स ऑफ एंड फंक्शंस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन। अब हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ जो लॉर्ड्स है या अपर हाउस भी कह सकते हैं। सबसे पहले जो इनकी सिलेक्शन है वो मोनार्क सिलेक्ट करता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पर, उसकी एडवाइस पर। और ये जो सिलेक्ट होते हैं ये हेरिडेटरी प्रिंसिपल्स पर सिलेक्ट होते हैं, मतलब बाप के बाद बेटा, जो रॉयल ब्लड्स होते हैं सिर्फ वही सिलेक्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इसका पॉइंट आता है वो है हिस्ट्री। इसकी हिस्ट्री क्या है। इसकी हिस्ट्री की अगर बात करें तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड था वो 18th सेंचुरी तक बड़ा ही मजबूत था। अरिस्टोक्रेटिक क्लास जो थी, अपर क्लास थी, उसके कंट्रोल में, उसकी ग्रिप में दोनों हाउसेस थे। लेकिन 19th सेंचुरी में 1911 में जब पार्लियामेंट्री एक्ट पास हुआ उसके बाद इसकी पावर छिन गई और हाउस ऑफ कॉमन के पास मुकम्मल पावर चली गई। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कैटेगरीज ऑफ इट्स मेंबर्स। इसके मेंबर्स की जो कैटेगरीज है उसके लिए ये जो चैम्बर है, ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, ये इसे ओल्डेस्ट चैम्बर करार दिया जाता है और ये हजारों सालों से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता आया है। अगर इसके ग्रो होने की बात करें तो जो ग्रेट काउंसिल थी सैक्सन वाइटन,
तो ये यहाँ से लेके अब तक ग्रो हुआ है। 1925 में एडवर्ड वन जो था उसने अपनी पार्लियामेंट को बुलाया था, मुकम्मल पार्लियामेंट को बुलाया था और एक जगह पर इकट्ठा किया था। तो वो सारे एक जगह पर थे, तो उनमें से अलग अलग हुए, नोबल्स अलग हो गए, क्लैरिगी जो मजहबी तबका था वो अलग हो गया और कॉमन्स का अलग कर दिया गया। उसके बाद नोबल्स और क्लैरिगी जो थे वो एक हो गए, जो अब हाउस ऑफ लॉर्ड बन गए, और कॉमन्स हाउस ऑफ कॉमन्स ही रहा। अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन ये कैसे बना है? 780 इसके मेंबर्स हैं टोटल, और इसमें से कुछ ऐसे हैं जो लाइफ टाइम के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जिनके एड्स का कोई हक नहीं इसके बाद। लेकिन इनके जो ज्यादातर मेंबर्स हैं उनको 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास आता है रॉयल ब्लड। रॉयल ब्लड क्या होता है? जो रॉयल फैमिली से होता है और उसका जो मेल बच्चा होता है वो आके इसका मेंबर बनता है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है हेरिडिटरी पेयर्स। इसमें क्या होता है? ये 1/10 पाया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा मेंबर्स इसी में होते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर बाप मर गया तो उसके बाद जो सबसे बड़ा बेटा है वो आगे मेंबर बन जाएगा। यहाँ तक कि रिलैक्सेशन मिलती है कि अगर कोई बेटा नहीं है तो सबसे बड़ी जो बेटी है वो भी आके इसके हाउस ऑफ लॉर्ड की मेंबर बन सकती है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेटिव पेयर्स। इसमें क्या है कि जो ट्रीटी ऑफ यूनियन और पेयरेज एक्ट, ट्रीटी ऑफ यूनियन और जो पेयरेज एक्ट है, इन दोनों के मुताबिक 16 मेंबर्स जो स्कॉटिश हैं, स्कॉटलैंड से हैं, वो इलेक्ट होंगे। अगला पॉइंट हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेटिव पेयर्स ऑफ आयरलैंड। पहला स्कॉटलैंड था, अगला आयरलैंड। इसमें 28 मेंबर्स जो हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर्स बनेंगे, लेकिन 1801 तक ये लायबल था, क्योंकि तब तक ट्रीटी ऑफ यूनियन था ब्रिटेन और आयरलैंड के दरमियान। फिर 1922 को आयरलैंड आज़ाद हो गया तो ये फिर रूल जो है वो ख़त्म हो गया। अगला पॉइंट हमारे पास आता है लॉर्ड ऑफ अपील। इसमें क्या है कि जो पहले इसमें था कि 9 मेंबर्स जो हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर बनेंगे, लेकिन 1990 के बाद इनकी तादाद 21 कर दी गई, और इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो क्राउन करेगा और एपलेट ज्यूरिसडिक्शन एक्ट के तहत, और इनकी जो सिलेक्शन है वो मुख्तलिफ ज्यूरिस में से होगी। अगला पॉइंट हमारे पास आता है लॉर्ड स्पिरिचुअल का। इसमें क्या है? टोटल 26 मेंबर्स होंगे। 2 मेंबर्स आर्च बिशप से होंगे और जो 24 मेंबर्स हैं वो सीनियर बिशप्स ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड से होंगे। अगला पॉइंट हमारे पास आता है लाइफ पेयरेज। लाइफ पेयर्स, जिसमें लाइफ पेयरेज एक्ट के मुताबिक जो लोग सिलेक्ट होंगे उनके सिटीज में उस कंट्री में बहुत बड़े ऑफिसेज होंगे, मतलब वो वेल एस्टेब्लिश्ड होंगे, तो फिर वो सिलेक्ट हो जाएंगे लाइफ पेयर्स में। अभी तक हमने इसका देखा था कंपोजिशन में, जिसमें मुख्तलिफ तरह के जो लोग हैं वो मेंबर्स बन सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी सैलरीज एंड अलाउंसेस। सैलरीज एंड अलाउंसेस, पहले इनको कोई सैलरीज नहीं दी जाती थी, लेकिन 1957 के बाद इनको जो डेली इनके अलाउंसेस थे वो डिक्लेयर कर दिए गए। अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसके प्रिविलेजेस। कौन कौन से राइट इसे दिए जाते हैं? सबसे पहले एक्सेस होती है क्वीन तक पहुंचने की। दूसरे नंबर पे इनको फ्रीडम दी जाती है एक्सप्रेशन की, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगर कोई पेटी एलिगेशंस इन पे लगते हैं तो इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और जब ये कोई सेशन अटेंड करने के लिए आते हैं तो इन्हें अलाउंसेस दिए जाते हैं और ट्रैवल के लिए इनका खर्चा भी उठाया जाता है। अब यहाँ पर इन पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इन पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहले कि पार्लियामेंट में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे ये वोट नहीं कर सकते। अगला पॉइंट हमारे पास आता है इनकी रेजिग्नेशन। 1963 तक ये रिजाइन नहीं कर सकते थे, लेकिन बाद में ये थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और अब जब इनकी सिलेक्शन होती है तो 2 मंथ के अंदर अंदर ये रिजाइन कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कॉरम का। हाउस ऑफ लॉर्ड में अगर 3 मेंबर मौजूद होते हैं तो प्रोसीडिंग हो जाती है, लेकिन आमतौर पर वहां पे 300 से ज्यादा लोग या 300 लोग मौजूद होते हैं। और लास्ट पे आता है लॉर्ड चांसलर। लॉर्ड चांसलर जो होता है, जो मीटिंग होती है हाउस ऑफ लॉर्ड की, उसका हेड होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर होता है और जुडिशियल का भी ये हेड होता है। कोर्ट्स की जो वर्किंग होती है उसको सुपरवाइज करता है और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको अपॉइंट भी करता है। तो ये थे इसके फंक्शंस ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब हम बात करते हैं इसकी पावर्स की, जिसमें नंबर 1 पे आती है लेजिस्लेटिव
लेजिस्लेटिव पावर, हाउस ऑफ लॉर्ड के पास कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, पहले थी, लेकिन जब पार्लियामेंट एक्ट 1911 आया तो इसकी सारी जो पावर थी वो हाउस ऑफ कॉमन्स को दे दी गई। पहले ये दोनों बराबर थे, लेकिन अब हाउस ऑफ कॉमन अबव है और तमाम लेजिस्लेटिव पावर उसी के पास है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है पावर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बिल। जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस करवा सकता है सिवाय फाइनेंशियल बिल, लेकिन अगर हाउस ऑफ कॉमन उसे रिजेक्ट कर देता है तो वो बिल मर जाता है। तो मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड के पास ये भी पावर नहीं है। अगली पावर की बात करें तो इसके पास है पावर ऑफ डिले। ये डिले कर सकता है। अगर हाउस ऑफ कॉमन कोई बिल भेजता है इस तक, तो ये अगर उसे डिले कर देता है तो वो 1 साल डिले रहता है। ये वापस भेज देता है तो 1 साल डिले रहेगा। उसके बाद अगर 1 साल में ये कोई फैसला नहीं करता तो उसके बाद इसकी कंसेंट ज़रूरी नहीं होती, वो बिल पास हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स, जो बिल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल और एक मनी बिल। जो मनी बिल होते हैं वो फाइनेंशियल पावर्स में आते हैं, लेकिन इसके पास कोई ऐसी फाइनेंशियल पावर नहीं, क्योंकि जो हाउस ऑफ कॉमन कोई बिल भेजता है तो इसके पास 1 मंथ का टाइम होता है, उसमें ये ओके करे या ना करे। अगर ना करेगा फिर वो वापस चला जाएगा, वापस सारा प्रोसीजर होगा। अगर ये ओके भी नहीं करेगा और ना भी नहीं करेगा तो 1 मंथ के बाद बगैर इसकी किसी कंसेंट के वो बिल पास हो जाएगा। अगली इसकी पावर की बात करें तो वो है एग्जेक्टिव पावर। इसके पास एक सिग्निफिकेंट पावर है एग्जेक्टिव पावर। ये गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकता है और डिबेट कर सकता है उनकी पॉलिसीज पर, और एंजॉय कर सकता है कैबिनेट की मेंबरशिप को भी। और लास्ट पे हमारे पास आता है जुडिशियल पावर्स। जो लॉर्ड चांसलर है, जैसे हमने पहले पढ़ा, तो उसके पास मुकम्मल जुडिशियल पावर्स होती हैं। वो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट भी करता है और कोर्ट्स को उनके जो डिसीजंस हैं उनको रिव्यू भी करता है। तो एक पावर जो है इसके पास वाकई में मौजूद है, वो है जुडिशियल पावर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो यूके की पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेस हैं। एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि एलीट क्लास लोग होते हैं और उनके पास पावर बहुत ज़्यादा थी की बात कर रहा हूँ। अब क्यों नहीं है वो सारा हम इसके ओरिजिन के बाद देखेंगे। तो दूसरा जो हाउस है वो हाउस ऑफ कॉमन है, जिसमें जो सिलेक्टेड पीपल नहीं होते बल्कि इलेक्टेड पीपल होते हैं जो वाकई ही डिजर्व करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी इन्हीं में से होता है। और इनके पास पहले पावर बहुत कम थी, अब पावर बहुत ज्यादा है। अब इनके पास पावर ज्यादा कैसे हुई? एक एक्ट पास हुआ, पार्लियामेंट्री एक्ट 1911 और 1949 में। इस एक्ट ने क्या किया? इस एक्ट ने जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे उनकी पावर को कम कर दिया और हाउस ऑफ कॉमन की पावर को बढ़ा दिया। और जो पार्लियामेंट थी वो बड़ी ही सॉवरन हो चुकी थी, सुप्रीम हो चुकी थी। और ये कब हुआ? जब एक एक्ट पास हुआ, यूरोपियन यूनियन विथड्रॉल एग्रीमेंट। विथड्रॉल एग्रीमेंट जब ये पास हुआ 2020 में, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। लेकिन ये नहीं कि यहाँ पे आके जो पार्लियामेंट है वो सॉवरन हुई। इससे पहले जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी वहाँ तक आके जो पार्लियामेंट थी वो सुप्रीम हो चुकी थी। वो कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ ओरिजिन में हम वो देखेंगे। लेकिन जब यहाँ पे सोवरेनिटी जो है वो पार्लियामेंट की हो गई, तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में क्या है, आर्टिकल 2A देखा जाए तो जो सोवरेनिटी है वो बिलोंग्स टू अल्लाह। मतलब कुरान और सुन्नत से कोई भी कानून बनाया जाए तो वो सबसे सोवरन होता है। लेकिन बरतानिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पे सोवरेनिटी क्या है? वहाँ पे सोवरेनिटी है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट चाहे कुछ भी कानून बना सकती है और कोई कोर्ट उसे चैलेंज नहीं कर सकता कि ये कानून आपने सही नहीं बनाया या इसमें ये अमेंड करनी चाहिए। ये सिर्फ पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। अब यहाँ पर हमारे पास सवाल आता है कि पार्लियामेंट इतनी सुपीरियर, इतनी सुप्रीम कैसे हो गई कि उसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता? जैसे कोई गॉड को चैलेंज नहीं कर सकता हमारे कंट्री में, इस्लामिक कंट्री में, वैसे कोई पार्लियामेंट को चैलेंज नहीं कर सकता बरतानिया में। तो ऐसे कैसे हो गया? तो इसकी ओरिजिन की तरफ चलते हैं। तो इसका ओरिजिन स्टार्ट होता है 1539 प्रोक्लेमेशन ऑफ द क्राउन एक्ट 1539। इसमें क्या हुआ? इसमें जो क्राउन था, जो किंग था, उसको लेजिस्लेट करने की, कानून बनाने की पावर दी गई। बगैर पार्लियामेंट के साथ कोई भी, मतलब उनकी इजाज़त के बगैर आप कानून बना सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे एक दूसरा काम भी किया गया, एट द सेम टाइम कॉमन लॉ को एक्सेप्ट किया गया। कॉमन लॉ क्या होता है? जज मेड लॉज या फिर ऐसे सच ट्रिब्यूनल्स मेड लॉज, इन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया और साथ ही साथ स्टैट्यूटरी लॉ को भी एक्सेप्ट कर लिया गया। मतलब जो पार्लियामेंट के बने हुए स्टैट्यूट्स होते हैं उन्हें भी एक्सेप्ट कर लिया गया। और पार्लियामेंट ने एक और काम किया, जो रॉयल प्रोक्लेमेशंस होते थे, यानी कि जो शाही ऐलानात होते थे, उसके खिलाफ अगर कोई बोलता था, उसे ब्रीच करता था, तो उसे डेथ पेनल्टी दी जाती थी, सजाए मौत दी जाती थी। तो उन्होंने वो खत्म कर दिया। यहाँ पर बड़ी ही सियासत खेली गई। एक तरफ उन्हें लेजिस्लेट के राइट दे दिए गए और दूसरी तरफ सारा कुछ हड़प लिया गया। अब इसके बाद 1610 में क्या हुआ? 1539, उसके बाद 1610 में द केस ऑफ प्रोक्लेमेशन हुआ, जिसमें क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट थी उसको ओनली बॉडी बना दिया गया। सिर्फ जो पार्लियामेंट है वही कानून बना सकती है, लेकिन जो किंग है, जो क्राउन है, वो सिर्फ उसे इन्फोर्स करवा सकता है। यहाँ पे जो उसे पावर दी गई थी वो वापस खींच ली गई। इसके बाद क्या हुआ? जब ये एक्ट हुआ तो उसके बाद सिविल वॉर शुरू हो गई, रॉयलिस्ट वर्सेस जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनके दरमियान। और कब तक रही? 1639 से 1653 तक ये सिविल वॉर चलती रही। यहाँ पे जो रॉयलिस्ट थे उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड ये थी कि जो तमाम पावर है वो किंग के पास होनी चाहिए और जो डेलीगेट होगी तब वो पार्लियामेंट के पास जाएगी। लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने यहाँ पर उन्हें चैलेंज किया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेनिफिट या बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ लें वो रह गई थी, जो कि थी टैक्सेशन। क्योंकि जिनकी इकोनॉमी मजबूत हो जाती है वो हाकिम बन जाते हैं, वो प्रिवेल कर जाते हैं। तो यहाँ पर टैक्सेशन जो था उसके दोनों साइडों पे, एक तरफ पार्लियामेंट थी और दूसरी तरफ मोनार्क था यानी क्राउन था। तो दोनों में से जो भी टैक्सेशन को ले जाएगा, और ये पीरियड कौन था? पीरियड था स्टुअर्ट, UART, स्टुअर्ट जो किंग था उसका ये पीरियड चल रहा था। और इसमें ये जंग छिड़ी हुई थी कि टैक्सेशन को हम लेंगे, वो कह रहे थे हम लेंगे, लेकिन पार्लियामेंट ने उसे ले लिया और वो प्रिवेल कर गई। लेकिन जो टैक्सेशन पार्लियामेंट के पास गया वो डायरेक्ट टैक्सेशन था। और ये दौर किसका था? एडवर्ड का था, एडवर्ड वन। इसका ये दौर था जब जो पार्लियामेंट थी उसने जो टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन था। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क ये होता है, डायरेक्ट वो होता है जो कहीं पे ट्रांजैक्शन होती है, कोई प्रॉपर्टी होती है, कोई पर्सन होता है, उस पर डायरेक्ट जो हमें टैक्स पे करना पड़ता है वो डायरेक्ट होता है। और जो कोई आइटम्स खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, कोई शेयर खरीदते हैं, उस पे जो हमें टैक्स पे करना पड़ता है वो इनडायरेक्ट होता है। जो इनडायरेक्ट वाला था वो क्राउन के पास था, उसी के पास ही जा रहा था। लेकिन इस पर जो डायरेक्ट था उस पर गालिब हो गई थी पार्लियामेंट। और फाइनली 1689 में बिल ऑफ राइट आ जाता है। बिल ऑफ राइट में क्या होता है? लेकिन इसके साथ ही साथ ग्लोरियस रेवोल्यूशन साथ साथ ही चल रही होती है, इससे पहले बल्कि वो आ चुकी होती है। तो बिल ऑफ राइट में क्या होता है? बिल ऑफ राइट में जो किंग जेम्स होता है वो अपनी पावर का गलत यूज करता है, जिसकी वजह से उसे हटा दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि जो भी अब क्राउन कुछ एक्ट करेगा वो पार्लियामेंट की इजाजत के बगैर नहीं कर सकेगा। और लास्ट पर जो एक्ट आता है वो होता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 या 1700 भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जुडिशरी होती है उसे आज़ाद कर दिया जाता है और जो पार्लियामेंट होता है वो सुप्रीम और एब्सोल्यूट हो जाता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। सबसे पहले सोवरेनिटी क्या होती है? सोवरेनिटी होती है डोमिनेंट अथॉरिटी या सुप्रीम पावर, सबसे ऊपर वाली पावर। और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या होता है कि पार्लियामेंट के पास ऐसी सोवरेनिटी होती है, ऐसी पावर होती है कि वो कोई भी कानून बना सकती है और किसी भी कानून को खत्म कर सकती है और कोई कोर्ट ओवर रूल नहीं कर सकती कि ये कानून आपने गलत बनाया या ये कुछ वॉयलेट कर रहा है। कुछ भी वो कानून बना सकते हैं। इस पर डाइसी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है। डाइसी कौन है? डाइसी एक जूरिस्ट है जो कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है। 3 पॉइंट्स देता है कि जो पार्लियामेंट है कोई ऐसा कानून नहीं जो वो बना ना सके और कोई ऐसा कानून नहीं जिसे वो हटा ना सके और कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं जो कह सके पार्लियामेंट को कि ये फला आपका जो कानून है ये वॉइड है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है एग्जाम्पल्स ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। सोवरेनिटी जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी उसकी एग्जाम्पल्स कहाँ है? सबसे पहले पब्लिक राइट्स में। पब्लिक राइट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है बिल ऑफ राइट।
बिल ऑफ राइट, जैसे कि हमने पहले ही बात की थी, जो किंग जेम्स था उसने अपनी पावर का गलत यूज किया था तो उसे हटा दिया गया था और ये बोला गया था कि जो मनार्क है आइंदा से वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में रहेगा, उससे पूछे बगैर कोई भी कानून नहीं बन सकेगा। दूसरा पॉइंट आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसमें क्या हुआ था, इसमें यही बोला गया था कि जो सक्सेशन है क्राउन की, मतलब जो एक सीक्वेंस से चले आ रहे हैं, पहले बाप फिर बेटा, वो खत्म कर दी गई, बल्कि जो पार्लियामेंट बोलेगी उसे क्राउन में बिठाया जाएगा, उसे एज अ किंग लाया जाएगा। और इसमें एक और चीज ऐड हुई थी कि जो जुडिशरी होगी, अगर उसमें कोई जज बड़ा अच्छा काम करता है तो उसके टेन्योर की हिफाजत की जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट आता है ट्रीटी ऑफ यूनियन। इसमें क्या हुआ था, जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड थे वो दोनों इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, लेकिन उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशन, बर्तानिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लाकर एक कर दिया गया था। तो ये है ट्रीटी ऑफ यूनियन। और ये सारे काम क्यों हो रहे हैं, पब्लिक राइट, मतलब सुप्रीमेसी रिगार्ड एज पब्लिक राइट, जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है उसके अंडर ये सारे काम हो रहे हैं। अगला पॉइंट आता है सेप्टेनियल एक्ट। सेप्टेनियल एक्ट, इसमें क्या हुआ था कि जो टेन्योर था पार्लियामेंट का 3 साल, उसे बढ़ा के 7 साल कर दिया गया था। इसके बाद आया था पार्लियामेंट्री एक्ट। इसमें क्या किया गया था, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे उनकी पावर को कम कर दिया गया था और हाउस ऑफ कॉमन्स की पावर को बढ़ा दिया गया था, और जो टेन्योर 7 साल किया गया था उसे कम करके 5 साल कर दिया गया था। अगला पॉइंट हमारे पास आता है स्टैट्यूट्स ऑफ वेस्टमिनिस्टर। इसमें क्या किया गया था, इसमें कुछ टेरिटरीज थी जैसे कि कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सबको इंडिपेंडेंट कर दिया गया था, आजाद कर दिया गया था। और लास्ट पर एक एक्ट पास किया गया था, एक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। इसमें क्या किया गया था कि जो कोई इलीगल एक्ट करता है, कोई पर्सन इलीगल एक्ट करता है तो उसको जो ट्रायल में लेके जाया जाता है वो इलीगल नहीं होना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए। इसलिए ये एक्ट पास किया गया था, क्योंकि ये सारे सुप्रीमेसी बात कर रहे हैं पब्लिक राइट्स की। उसके बाद हमारे पास आता है प्राइवेट राइट। प्राइवेट जो राइट्स हैं उनको कंसीडर किया जाता है एज अ सेक्रेड, मतलब होली, उन्हें बड़ा अच्छा माना जाता है। और इसमें एक जूरिस्ट है कॉक, COKE, कॉक। ये क्या कहता है, ये 3 पॉइंट्स अपने बयान करता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है कि जो पार्लियामेंट है वो किसी को भी, जो कोई भी है, चाहे वो माइनर हो या उसकी बड़ी एज का हो, उसका फैसला कर सकता है। और पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट किसी को भी इलीगल कह सकता है और किसी को भी लीगल कह सकता है। किसी बच्चे को मतलब वो इलीगल कह सकता है और किसी बच्चे को लीगल कह सकता है। इसके साथ ही साथ वो कहता है कि नॉर्मलाइज कर सकता है किसी एलियन को। एलियन कहते हैं लॉ की वर्डिंग में किसी सिटीजन को जो फॉरेन कंट्री से हो, मतलब वो सिटीजन ना हो, वो फॉरेन कंट्री से आया हो, तो उसे नॉर्मलाइज कर सकता है, उसे कह सकता है कि ये हमारे कंट्री का बाशिंदा है। और लास्ट पर हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है लिमिटेशंस क्या होती हैं, किसी चीज को लिमिट करना। जब लिमिट करते हैं तो उसकी नेगेटिव साइड आती है, क्योंकि ये बड़ा ही सुप्रीम था, सॉवरन था, तो जब इसकी लिमिटेशंस को बयान किया जाएगा तो इसकी नेगेटिव साइड्स आएंगी, जिसमें सबसे पहले अलेज्ड लिमिटेशन या इसे सपोज्ड लिमिटेशन भी कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है मोरल लॉ, मतलब ये जो मोरल लॉ है उसको चैलेंज नहीं कर सकता, मोरालिटी को चैलेंज नहीं कर सकता पार्लियामेंट, चाहे जितना मर्जी सॉवरन हो जाए। लेकिन वो जब मोरालिटी को, लोगों के पर्सनल राइट्स को चैलेंज करना शुरू करेगा, तो जो पार्लियामेंट बनाई है वो तो ऑब्वियसली लोगों ने बनाई है, तो वो नेक्स्ट टाइम वोट नहीं देंगे और वो लोग फारिग हो जाएंगे। तो वो ऐसा एक्ट कभी भी नहीं करते और इनकी पावर यहाँ पे लिमिट होती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है रॉयल प्रीरोगेटिव्स। जो रॉयल प्रीरोगेटिव्स होते हैं, मतलब जो क्राउन होता है और हाउस ऑफ लॉर्ड के बशिंदे होते हैं, तो ऐसे समझ लें जो क्राउन होता है वो बाहर की मुल्कों के साथ ट्रीटीज बनाता है, एग्रीमेंट्स बनाता है। लेकिन अगर जो पार्लियामेंट है उसके काम में दखल अंदाजी करेगी तो वो जो ट्रीटीज है वो कैंसिल हो जाएंगे और इंटरनेशनल जो रिलेशंस है वो खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी इसकी जो पावर है वो लिमिट में होती है, ये इसमें भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। और तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है एक्ट ऑफ प्रीवियस पार्लियामेंट्स। जो प्रीवियस
पार्लियामेंट, जो पहले पार्लियामेंट में रहे हैं, उनके जो बनाए हुए कानून हैं उनको पहले रिस्पेक्ट देना, और दूसरा अगर उनको खत्म करना है तो वो भी आसानी से खत्म नहीं होंगे, यहाँ पर भी इसकी जो पावर है वो लिमिट में होती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है रियल लिमिटेशंस। रियल लिमिटेशंस या एक्चुअल लिमिटेशंस, इसमें दो तरह की लिमिटेशंस होती हैं, एक तो इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल लिमिटेशंस। इंटरनल लिमिटेशंस ये अंदर से ही होती है, मतलब कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो उन्हीं लोगों में से होते हैं जिनके ऊपर उन्होंने कानून बनाने होते हैं। तो यहाँ पर भी इनकी पावर लिमिट होती है, क्योंकि अगर वो कोई ऐसा कानून बना देते हैं जो उनके विशेस के खिलाफ है तो नेक्स्ट टाइम वो इन्हें सिलेक्ट नहीं करेंगे, इन्हें इलेक्ट नहीं करेंगे, ये अपनी पार्लियामेंट से फारिग हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर इनकी पावर लिमिट है और ये वही करते हैं जो लोग चाहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं एक्सटर्नल लिमिटेशंस। एक्सटर्नल लिमिटेशंस में सबसे पहले हमारे पास आता है इंटरनेशनल लॉ। यहाँ पर इसकी जो पावर है वो लिमिट है, क्योंकि ये दखल अंदाजी नहीं कर सकता इंटरनेशनल रिलेशंस में। अगर ये दखल अंदाजी करेगा तो जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ इसका रिलेशन खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से पार्लियामेंट नेक्स्ट टाइम नहीं, वो मतलब जो मेंबर्स हैं वो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर भी इनकी पावर लिमिट है और ये कोई ऐसी हरकत नहीं करते जिससे ट्रीटीज जो है, ये एग्रीमेंट्स जो है फॉरेन कंट्रीज से वो खराब हो। दूसरा पॉइंट आता है प्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन। प्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन, इसमें क्या होता है कि अगर जो पार्लियामेंट है वो लोगों की विशेस के मुताबिक काम नहीं करेगी तो वहां पर मिलिट्री का राज भी आ सकता है और पार्लियामेंट फारिग हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पे भी इसकी पावर लिमिटेड होती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। इसमें क्या होता है, जो कोर्ट्स होती हैं वो लोगों की लिबर्टी को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, और अगर कोई उनकी प्रॉपर्टी है तो उनको कंपनसेशन के बगैर कहीं जाने से रोकती हैं। तो यहाँ पर भी पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी होती है वो लिमिट हो जाती है, और यहाँ पर भी सॉवरेनिटी नहीं चल सकती क्योंकि ये पर्सनल मामला होता है। चौथा पॉइंट आता है लीग्स एंड एसोसिएशंस। लीग्स एंड एसोसिएशन, जो पार्लियामेंट लीग्स एंड एसोसिएशंस बनाती है पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पर्पसेस के लिए, तो उसके साथ इसे रुजू करना पड़ता है। ये खुद ब खुद कोई काम नहीं कर सकती, यहाँ पर भी इसकी पावर लिमिटेड हो जाती है। उसके बाद स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर 1931। इसमें क्या किया गया था, इसमें यह हुआ था कि जो कनाडा था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के को इंडिपेंडेंट कर दिया। जब इंडिपेंडेंट कर दिया तो वहां पर सॉवरेनिटी अब नहीं चल सकती, तो यहाँ पर भी इसकी पावर जो है वो लिमिटेड होती है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है रूल ऑफ लॉ। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून पास कर देती है जो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, तो ऑब्वियसली उसकी अपनी सोवरेनिटी, अपनी सुप्रीमेसी चली जाएगी, क्योंकि रूल ऑफ लॉ की वजह ही से तो वो सबसे सुपीरियर है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसमें क्या होता है कि जो पार्लियामेंट होती है वो अपनी पावर को डेलीगेट कर देती है दूसरी अथॉरिटीज तक, ताकि वो भी कानून बना सकें। जब वो डेलीगेट करती है पावर अपनी, तो उसकी सुप्रीमेसी कम हो जाती है, तो यहाँ पे भी लिमिट लग जाती है। और लास्ट पे हमारे पास आता है पॉलिटिकल सोवरेनिटी। इसमें क्या होता है, वही जो बात पहले हमने की थी कि लोगों की विशेस के बगैर अगर पार्लियामेंट कोई काम करेगी तो उसकी अपनी पार्टी ही नहीं रहेगी, तो यहाँ पर भी इसकी पावर जो है वो लिमिटेड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, ये वीडियो की समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।